नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मंगलवार 26 नवंबर पूरा देश संविधान दिवस मनाएगा। संविधान और विधान किसी भी देश के लिए, उसको सुचारू ढंग से चलाने के लिए नागरिकों को कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों को उसके कर्तव्य और उसके दायित्वों को बताने का एक सर्वोत्तम दस्तावेज होता है संविधान। यूं तो भारतवर्ष में 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ और उसी दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन 1949 में 26 जनवरी को संविधान दिवस आत्मसात कर लिया गया था। लेकिन 2015 में 26 नवंबर की तिथि ये तय की गई संविधान दिवस मनाने के लिए, क्योंकि संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर हरि सिंह का उस दिन निधन हो गया। डॉक्टर हरि सिंह का निधन हो गया था और उसी दिन को संविधान दिवस मनाने का फैसला किया गया। विधान और संविधान, विधान किसी भी संस्था के लिए, किसी भी संगठन के लिए उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक दस्तावेज होता है, और उस दस्तावेज में जो कुछ भी लिखित होता है उसके आधार पर ही संगठन चलता है, संस्थाएं चलती हैं, और संविधान में जो लिखित है उसके तहत देश चलता है। लेकिन संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक, दिल्ली तक, मणिपुर, चारों तरफ अगर ये कहा जाए कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं तो कोई गलत नहीं होगा, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। महाराष्ट्र में अभी 2 दिन पहले ही चुनाव परिणाम घोषित हुए हैं और अप्रत्याशित रूप से इस बार वहां पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है, क्लीन स्वीप, जिसका स्ट्राइक रेट लगभग 90% है। जबकि पूरे चुनाव के दौरान ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला कि बीजेपी के पक्ष में लहर चल रही हो, लेकिन ऐसा हुआ, परिणाम आया। इसके ठीक पहले आपको याद होगा कि हरियाणा में भी ठीक इसी तरह का माहौल था, और वहां भी जब परिणाम आया तो बीजेपी बहुमत के साथ जीत गई। तब भी तमाम सवाल विपक्ष की ओर से, कांग्रेस की ओर से उठाए गए थे ईवीएम को लेकर के, और महाराष्ट्र चुनाव के बाद भी पूरा विपक्ष यानी कि एनडीए गठबंधन इसे मजाक करार दे रहा है, संविधान का अपमान करार दे रहा है। निर्वाचन आयोग पर बार बार उंगलियां उठ रही हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग पर शिकन तक नहीं आती। लेकिन शायद अब चुनाव आयोग हो या केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार हो, उसके लिए अब दिन शायद भारी पड़ने वाले हैं। वजह ये कि महाराष्ट्र के एक गांव अवदान, जहां पर चुनाव रिजल्ट के मुताबिक कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिला, कांग्रेस प्रत्याशियों को एक भी वोट नहीं मिला। वहीं उसी गांव में एमएनएस के प्रत्याशी को महज 2 वोट मिले, जबकि उनके परिवार में 4 लोग हैं।
यानी कि उनको अपने परिवार का भी वोट नहीं मिला। इसका विरोध उस गांव में शुरू हो चुका है। जनता सड़कों पर उतर आई है। जनता का सीधा सीधा आरोप है कि हम सब ने मिलकर के कांग्रेस को वोट दिया, वो वोट गया कहां। ये हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के लोकतंत्र में ये पहली घटना है जब अवदान के नागरिक सड़कों पर उतरे हैं चुनाव प्रक्रिया के विरोध में, निर्वाचन आयोग के कृत्यों के खिलाफ उसकी मुखालफत करने के लिए। लेकिन अभी तक विपक्ष की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से चर्चाओं का दौर जारी है। अभी कोई ठोस निर्णय इस वीडियो को बनाते समय तक नहीं आया था। हालांकि आज इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन कोर कमेटी की बैठक भी है। उस बैठक का क्या रिजल्ट आता है वो हम आपको बाद में आएगा, जब भी आएगा उस रिपोर्ट के साथ हम आपसे मुखातिब होंगे। लेकिन जिस तरह का उदाहरण महाराष्ट्र के औदान गांव के लोगों ने प्रस्तुत किया है, उसके बिना इस देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखना शायद मुनासिब नहीं है। ये एक ही वजह नहीं है संविधान की धज्जियां उड़ाने का। इधर जो उत्तर प्रदेश के संभल में जो कुछ भी हुआ, मस्जिद के सर्वे पर बवाल, 4 मरे, कोर्ट के आदेश पर जामा मस्जिद पहुंची थी टीम। वहां मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उपद्रवियों ने जमकर पथराव किया, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। ये उसकी हेडिंग है। इस मसले पर वहां 4 लोगों की जान चली गई है पुलिस की गोली से। वो सब आप अपने स्क्रीन पर देख सकेंगे कि किस तरह से वहां बवाल हुआ। निश्चित तौर पर मस्जिद से जुड़े लोग, अल्पसंख्यक समुदाय ने जब एक बार वहां सर्वे करने के लिए टीम पहुंची, जिलाधिकारी और एसएसपी के नेतृत्व में, कोर्ट कमिश्नर भी थे उनके साथ, वाराणसी के नागरिकों के लिए, वाराणसी के सब्सक्राइबर के लिए, वाराणसी की जनता के लिए ये कोई नई घटना नहीं होगी। बनारस में भी आज से 2 साल पहले ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हो चुका है, उस पर केस लगातार चल रहा है। इसी तरह का सर्वे संभल में भी हुआ जामा मस्जिद पर, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो मस्जिद 250-300 साल पुरानी है। खैर, हम उसके विवाद में नहीं पड़ेंगे, लेकिन वहां जो हिंसा हुई, जिस तरह की घटना हुई, उसके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वो कम होगा। हम और कुछ नहीं कहेंगे उस विवाद में। हम केवल राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जो उसको लेकर के ट्वीट किया है वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। संभल उत्तर प्रदेश में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल को और बिगाड़ दिया तथा कई लोगों की मृत्यु का कारण बना, जिसकी सीधी जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है। भाजपा का सत्ता का उपयोग हिंदू मुसलमान समाजों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करने के लिए
करना न प्रदेश के लिए हित में है और न देश के लिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर न्याय करने का अनुरोध करता हूं। मेरी अपील है कि शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखें। हम सबको एक साथ जुड़कर यह सुनिश्चित करना है कि भारत सांप्रदायिकता और नफरत नहीं, एकता और संविधान के रास्ते पर आगे बढ़े। यह ट्वीट है राहुल गांधी का। इसके पहले यूपी कांग्रेस की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, संभल में लगी यह आग भाजपा सरकार की नाकामी का जीता जागता सबूत है। इस घटना में जिस किसी भी मृतक की जान गई है उसकी गुनाहगार सिर्फ भाजपा सरकार है। बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति करके इस सरकार ने जनता में जो जहर बोया, यह घटना उसी का दुष्परिणाम है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की साजिश का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले और जो अपने साथ सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के उद्देश्य से नारेबाजों को लेकर गए, उनके खिलाफ शांति और सौहार्द बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज हो और उनके खिलाफ बार एसोसिएशन भी अनुशासनात्मक कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई करे। उत्तर प्रदेश प्रशासन शासन से कोई उम्मीद न थी न है। अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया है जिसमें संभल में शांति की अपील की है। साथ ही यह भी अपील की है कि कोई भी इंसाफ की उम्मीद न छोड़े। नाइंसाफी का हुक्म ज्यादा दिन नहीं चलता, सरकार बदलेगी और न्याय का युग आएगा। ये संभल उत्तर प्रदेश, जहां 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, जिसमें से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। कैसे जीती? उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र से कुछ अलग नहीं था। जैसे हरियाणा में और महाराष्ट्र में कांग्रेस को हराया गया, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को हराया गया। और उसके बाद इस तरह की घटना जो सामने आई है आपके, वो अब आपको संविधान के तहत ही आपकी संसद भी चलती है, संविधान के तहत ही सारी कार्यवाही होती है। उस संसद में आज राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी के ऊपर अमेरिकी एजेंसी FBI, अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने जो करप्शन का चार्ज लगाया है, करोड़ों रुपए रिश्वत के लिए हासिल करने का अमेरिकी बैंकों से, अमेरिकी निवेशकों से जो उन्होंने पैसा लिया, उसको भारत में अपने प्लान्स को, अपनी योजनाओं को लागू करवाने के लिए अफसरों को दिए, ये आरोप है। दुनिया भर में अडानी के चलते भारत की किरकिरी हो रही है, मजाक उड़ाया जा रहा है। इस मुद्दे को वो राज्यसभा में सदन के पटल पर रखना चाहते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। आज उसके बाद खड़गे साहब ने लंबा ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, आज हमने संसद में 267 के तहत अडानी का मुद्दा उठाया था। अडानी समूह पर करप्शन, रिश्वतखोरी और फाइनेंशियल इररेगुलर वित्तीय अनुशासनहीनता के गंभीर आरोप हैं। इसके बारे में हम इस मुद्दे को सदन के समक्ष रखना चाहते थे। करीब
2030 करोड़ की रिश्वत दी गई। जनता के पैसे का इस्तेमाल रिश्वत के लिए किया गया। इस बारे में हम देश को सदन के माध्यम से बताना चाहते थे और प्रधानमंत्री जी और उनके मंत्रिपरिषद के सामने हम ये मुद्दे रख रहे थे। इसके पहले भी अडानी समूह पर स्टॉक मार्केट की हेराफेरी, अकाउंटिंग फ्रॉड, ओवर इनवॉइसिंग और शेल कंपनीज जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। जहां जहां मोदी जी जाते हैं, जिस भी देश में जाते हैं, वहां वहां अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। ऐसी बहुत सी लंबी लिस्ट है। इसलिए हम चाहते थे कि इस पर सदन में चर्चा हो। जिस चीज से देश का नुकसान हो रहा है, जिसके चलते दुनिया का भरोसा हमसे उठ सकता है, उस वक्त ये चीजें सदन में लाना जरूरी है। देश को बचाने के लिए हमने ये मुद्दा उठाया था। उनका कहना है कि मोदी जी खुद ही जब जून 2015 में बांग्लादेश गए थे, वहां पर अडानी समूह को पावर प्रोजेक्ट मिला। मलेशिया, इजराइल, सिंगापुर, श्रीलंका, नेपाल, तंजानिया, वियतनाम, ग्रीस आदि में जहां जहां मोदी जी गए, अडानी को प्रोजेक्ट मिले। केन्या ने तो जनता के दबाव में कॉन्ट्रैक्ट को अभी कैंसिल कर दिया है। बगैर मोदी जी के आशीर्वाद से कौन सा देश केवल अडानी को चुनेगा? मोदी जी के समर्थन से ये सब कुछ हो रहा है। इसका असर देश पर पड़ रहा है। ये मुद्दा हम उठाना चाहते थे। एक कंपनी के बिजनेस इंटरेस्ट को प्रमोट करने, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने, रिश्वत के भुगतान को फैसिलिटेट करने के केंद्र सरकार की PSU SECI पर यह सवाल है। नियम 267 ऐसे जरूरी मुद्दे उठाने के लिए बना है। हम ये चाहते हैं कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC का गठन हो, जिसमें उनके पार्टी के लोग तो ज्यादा ही होंगे। JPC गठित करो, सच्चाई बाहर आने दो। मैंने सदन से लेकर के सड़क तक संविधान की धज्जियां उड़ाई गई और उसके विरोध में जनता सड़क पर उतर आई। यह है संविधान दिवस की पूर्व संध्या का माहौल। अब आगे क्या कुछ होता है, इस पर हमारी निगाह जरूर बनी रहेगी। लेकिन अब वक्त आ गया है कि अगर औदान की जनता कांग्रेस के पक्ष में सड़क पर उतरी है, तो इंडिया गठबंधन को और कांग्रेस को उस जनता के साथ आना चाहिए। और अब संविधान, राहुल गांधी को भी संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा, जाति जनगणना, इन सब के साथ साथ EVM को लेकर के अपना एक मुद्दा बनाना चाहिए। अपने अन्य मुद्दों के साथ EVM और चुनाव प्रक्रिया में जो धांधली बरती जा रही है, उसको भी रोकने के लिए मुद्दा बनाना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था, हरियाणा चुनाव का परिणाम आने के बाद भी मैंने कहा था कि चुनाव के बाद EVM का मुद्दा उठाने से जनता के बीच में वो विश्वास नहीं जागता है। लेकिन अब की बार जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद जब रिजल्ट सामने आया, तो वो सड़क पर उतरी है ये बताने के लिए अपना हक जो उसने अदा किया वो कहां गया। ये सवाल जनता ने खड़ा किया है। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के पहले से इस मुद्दे पर, देश के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, निर्वाचन आयोग के मुद्दे पर, संविधान की रक्षा के नाम पर, लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर लगातार अपनी बात रख रहे हैं। मैंने ये भी आपको बताया था कि एक अन्य वीडियो में कि राहुल गांधी पर जनता को भरोसा है, उनकी बातें मानी लोग सुन रहे हैं।
उस पर विश्वास कर रहे हैं और वोट भी दे रहे हैं, लेकिन वो वोट कहां जा रहा है इसकी पड़ताल चुनाव आयोग अगर नहीं कर रहा है, विपक्ष की बात को वो लगातार नजरअंदाज कर रहा है, तो इसके लिए इसे मुद्दा बना करके विपक्ष को सामने सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। अलग अलग अपने विचारों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बात करने से बात नहीं बनेगी। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी, अखिलेश यादव और पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के अपने मुद्दों को लेकर के सामने आया था जनता के बीच आपको जाना पड़ेगा, और इसके बिना आपके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। आप अखिलेश यादव के उस बयान को भी सुने होंगे जिसमें वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा सीट जहां पर कि 90% लोगों ने मतदान ही नहीं किया, बावजूद इसके एक बड़ी जीत बीजेपी को हासिल हुई। जिस चुनाव क्षेत्र में के 90% मतदाता अपना मतदान ही नहीं कर रहे हैं, वहां बावजूद इसके चुनाव आयोग के चेहरे पर, उनकी कार्रवाई पर तनिक भी शिकन नहीं है। लिहाजा इसका एक ही रास्ता हो सकता है, और वो है लोकतांत्रिक रास्ता, गांधी का रास्ता, अहिंसा सत्याग्रह का रास्ता। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।